पाकिस्तान के अंदर तो अब आपको पता चल ही गया होगा, बड़ी जो लंबी डिटेलें दी हैं फयाज भाई ने कि इमरान खान साहब को जो है अरेस्ट करने की वैसे जो है बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। तो इमरान खान के आपको पता ही है ज़मान पार्क लाहौर का जो रेजिडेंस है उसके ऊपर बाहर जो है टीयर गैस फेंकी है पुलिस ने और शेलिंग कॉन्स्टेंटली कर रही है। कुछ लोगों का कहना है अलेजडली, वी आर नॉट श्योर, कुछ लोगों का अलेजडली वहाँ पे कहना है कि शायद पुलिस जो है इलीगल वेपन्स जो हैं वो भी यूज़ कर रही है। और ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हैं, सो वी डोंट रियली बिलीव दैट, बट वी जस्ट थॉट वी विल शेयर विद यू। और इसके अलावा जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो सारे उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये हमारा रेड लाइन है, इसके ना आप घर तक जाएंगे। और कनाल रोड तक वो लोग बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं आप इसको नहीं करके जाएंगे और ये एनार्की है। लोग कह रहे हैं कि ये आप कैसे एक जो पॉलिटिकली इतना पॉपुलर लीडर है उसको आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, उसके खिलाफ आप जो हैं कॉन्स्टेंटली आप केसेस बना रहे हैं, झूठे केस बना रहे हैं। तो पुलिस जो है उसका अपना वर्जन है, वो कहते हैं ये इंतहाई हुलीगैनिज्म यहाँ पे हो रही है। इसके जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं इंतहाई बदतमीज़ हैं, इमरान खान के घर के छत के ऊपर चढ़े हुए हैं, हमें उन्होंने स्टोन्स मारे हैं, उससे हमारे जो 5 ऑफिशियल्स हैं वो इंजर हो गए हैं। रेंजर्स को यहाँ पे बुलाया गया था, हेलीकॉप्टर एक जो है कॉन्स्टेंटली वहाँ पे सर्कल कर रहा है। प्रेसिडेंट इल्वी ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा है कि ये इंतहाई डीपली जो है मैं सैडन हूँ जो कुछ भी हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को कहा है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है या जो अरेस्ट वारंट्स जारी किए गए हैं इसके ऊपर अगर तुमको कुछ भी कहना है तो अदालत में कल आगे बात करो, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मरीम नवाज ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि ये जो कोई भी पुलिस वाले हर्ट हुए हैं या दूसरे लोग जिनको कि वो प्रॉपर्टीज या चीज़ें का नुकसान हो रहा है, इस सब का रिस्पॉन्सिबल जो है इमरान खान है। इमरान खान के सपोर्टर्स का कहना है इस मुल्क के अंदर जो है डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी फेरी हुई है और कोई भी यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है वो चल रही है। आपने एक वैसे बुक पढ़ी है हाउ टू स्टैंड अप टू डिक्टेटरशिप, मरिया रसा की? नहीं पढ़ी? पढ़े माजिद भाई, आपको लगेगा जैसे उसने पाकिस्तान के बहुत पहले के देख के ना हालात वो किताब लिखी है। मुझे आज वही उसकी बुक याद आई, कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ी थी। आपको पता ना बहुत ही मशहूर फिलीपींस की वो थी रिपोर्टर थी और CNN के लिए लिखती थी, फिर उसको बड़े पकड़ लिया, उसको बंद कर दिया दुत्रे साहब जो है उसके ज़माने में ख़ास तौर पर, इसलिए कि वो दुत्रे की जितनी करप्शन थी या चीज़ें थी और बाकी भी जो फिलीपींस में था और बियॉन्ड इवन फिलीपींस वो बात करती थी जो थर्ड वर्ल्ड में जो करप्शन हैं उसके ऊपर। सो इट्स अ ब्रिलियंट बुक हाउ टू स्टैंड अप टू डिक्टेटरशिप। उसने सारे उसमें बताए हुए केसेस के कैसे कैसे ये डिक्टेटरशिप शेप लेती है, कभी कभी इवन अंडर द गर्व ऑफ डेमोक्रेसी। आपको लग रहा होता है, दुनिया को लग रहा होता है कि इनके मुल्क में तो बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन रूल्स ऐसे खराब होते हैं कि उस मुल्क में कोई हिल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। जैसे उसने अपने मुल्क का फिलीपींस का भी जिक्र किया कि वैसे तो हम बड़ा वेस्ट के साथ एलाई करते हैं, अलाइन करते हैं और हम बहुत डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, लेकिन मेरे साथ ही आप देखो क्या करें। तो उसको काफ़ी उसको जो है वो जेलों में उसने बेचारी ने काटा, तो उसने फिर ये बुक लिखी थी हाउ टू स्टैंड अप टू डिक्टेटरशिप। तो वो आज मुझे याद आई, मैंने कहा भाई पाकिस्तानियों पढ़ो इस किताब को, सीख लो अगर सीख सकते हो कुछ, एंड देन यू विल नो हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, राइट। ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने जो पाकिस्तान आर्मी थी उसको कहा था कि भाई इलेक्शंस अब हम कराने वाले हैं, जो कि जो डेट्स जो 2 सामने आई हैं उसके लिए आप आएँ। तो पाकिस्तान मिलिट्री ने कहा है कि हम जो हैं अवेलेबल नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है। डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मा खान और एडिशनल सेक्रेटरी मेजर जनरल खुर्रम सरफराज खान जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो ECP हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा सुल्तान, उनको आज ब्रीफिंग दी, उनके साथ मुलाकातें की। उन्होंने कहा जी मिलिट्री का काम मुल्क के अंदर जो टेररिज्म ख़त्म करना और मुल्क के बॉर्डर्स का ख्याल करना है, इलेक्शंस की देखभाल करना हमारा काम नहीं है, आप ये सिविलियन गवर्नमेंट का काम है। इस वक्त मुल्क के हालात बेतहाशा ख़राब हैं। TTP वाले जो हैं कॉन्स्टेंटली जब से नवंबर से इनके साथ टॉक्स जो हैं वो ख़राब हुई हैं, उस वक्त से इन्होंने अपने इंटेंसिफाई अटैक्स कर दिए हैं, खासतौर पर जो KP का इलाका है वहाँ पर पुलिस पे। तो उसी के रहते हुए ECP ने इनको कहा था कि आप हमें हेल्प दें, तो उसी का जिक्र इन्होंने भी किया और उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं तो हमारा काम इनको क्रैक डाउन करना है और बॉर्डर्स की हिफाजत है, इसलिए हम अवेलेबल नहीं है आपकी इलेक्शन की ड्यूटी देने के लिए, क्योंकि जो है वो इसमें KP में कहा जा रहा है कि मई 28 को और पंजाब में अप्रैल 30 को इलेक्शंस हो सकते हैं। KP के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने आज सजेस्ट किया है कि जी वही जो भी मैंने आपको बताया कि मई 28 को इलेक्शंस KP में हो सकते हैं। आज उनकी मुलाकात जो थी पहले तो उन्होंने आरिफ अलवी साहब से की थी, जिन्होंने कि उनको कहा था कि भाई आप अब
इलेक्शन का डेट दे दें। उसके बाद ईसीपी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे जाके मिले थे ईसीपी में और सिकंदर राजा साहब से, और उन्होंने कहा था जी कि ये मैं डेट जो है वो मैं देना चाह रहा हूँ। और इनका गुलाम अली साहब का कहना था, गवर्नर साहब का, कि हमारी मीटिंग काफ़ी अच्छे माहौल में हुई, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और काफ़ी पुलिस के ऊपर भी जो केपी का लकी मरवत का इलाका है वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, बट स्टिल वी कैन गो अहेड विद दैट। तो अब दोनों ही सूबे जहाँ पे के डिसॉल्व हुई थी असेंबलीज, उसकी डेट्स अब जो है एटलीस्ट सामने आ गई हैं कि कब हो सकते हैं। अब होएंगे या नहीं ये दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ये डेट जो है सामने आ गई है। फेडरल कैबिनेट जो है जी आज उसने एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया है कि उसने कहा है कि अब आप तोशा खाना के कौन से गिफ्ट्स ले सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ही अन्नी पाई हुई सी ना इन्होंने थे, हर कुछ जरदारी साहब का जैसे कल आया था, बस सब कुछ उठा के ले जाओ, पैसे नहीं देने में हैं जी, बस ये सारा मतलब है मेरे वालिद साहब दा माल है, ले जाओ। अच्छा जी, तो ये जो है जी अब उन्होंने कहा है कि कोई भी तोशा खाना की जो गिफ्ट $300 तक की होएगी बस वही आप लेके जा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं लेके जा सकते। ये जो न्यू ऑर्डर आया है इसका नाम है तोशा खाना प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स, और इसकी जो डेट डली हुई है वो March 8, 2023 की है। और इसके अंदर उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं और कहा है कि जो कोई भी गिफ्ट आपके पास आएगा, चाहे आपने रखना है, खरीदना है, नहीं खरीदना है, उसका आप कैबिनेट डिवीजन को रिपोर्ट करना अब आपके लिए विद इन 30 डेज। या तो कोई अगर डिग्नेटरी मुल्क में आया था तब भी, या बाहर गए थे तब भी, विद इन 30 डेज आपको रिपोर्ट करना जो है बड़ा ज़रूरी है। मतलब जरदारी साहब जे बड़े मतलब थोड़े इस ऑर्डर की परवाह करनगे हैं, भैन बढ़ाते लो तुसी ऑर्डर, उन्होंने गड्डियाँ भी लै जानियां मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो आपको पता भी नहीं, आप कुछ कर नहीं सकेंगे। आज जनाब दो जो बड़े समझे जाते हैं हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे, एक प्रियंका चोपड़ा और एक शाहरुख खान, आज उनके बीच में थोड़ी सी वॉर ऑफ वर्ड्स देखी गई, यानी कि प्यार मोहब्बत। हाँ प्यार मोहब्बत, मीडिया भी तो भड़का देते हैं ना चीज़ों को, मीडिया बहुत भड़का देता है चीज़ों को। अच्छा जी, हुआ क्या था? हुआ यह था कि शाहरुख खान साहब से, आपको पता है वैसे इन दोनों ने काम भी किया था डॉन और डॉन 2 में, लेकिन 8 years बैक ये जो प्रियंका चोपड़ा साहिबा हैं ये जो हैं हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई हैं। ओ माई गॉड, ये कोई पुरानी तस्वीर है प्रियंका चोपड़ा की, बिकॉज नाउ शी इज़ 180 degrees चेंज फ्रॉम दिस लुक। एनीवेज, वो जो है उनसे पूछा कुछ दिन पहले इन्होंने शाहरुख खान साहब से जो है लोगों ने कि आपको इतने बड़े आप स्टार हैं तो आपको हॉलीवुड से कभी कोई आई नहीं है ऑफर वॉफर? तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, मैं इधर ही रहूँगा, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है हॉलीवुड के अंदर। अच्छा जी, अब ये जो है आपको पता ही है, पहले इसने क्वांटिको में काम किया है प्रियंका चोपड़ा ने, फिर बे वॉच में 2017 में ड्वेन जॉनसन से बात किया, और अब रूसो ब्रदर की जो अपकमिंग जो ये स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज आ रही है सिटाडेल, उसके अंदर देखी जाएगी। तो उसी का प्रमोशन चल रहा था, तो उससे प्रियंका चोपड़ा जी से पूछा किसी ने कि आप इसके बारे में क्या कहती हैं, तो वो कहती हैं जी कि ये तो मैं जो है मुझे कंफर्टेबल जो है, उन्होंने कहा ना कि शाहरुख खान ने कि मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, उसने कहा मुझे ये कंफर्टेबल बड़ा बोरिंग लगता है। वैसे तो मैं एरोगेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं सेल्फ एश्योर्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं वही कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इतनी एरोगेंस में आ गई हूँ कि मुझे अगर कोई बोलता है कि तुम इतनी बड़ी स्टार हो तो मैं ऑडिशंस ना दूं, मैं ऑडिशंस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक मुल्क की सक्सेस का बैगेज जो है मैं दूसरे कंट्री में लेके नहीं जाती हूँ। और मैं बड़ी प्रोफेशनल हूँ, मेरा बाप मिलिट्री में था, उसने मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, मैं बहुत ही डिसिप्लिन हूँ और मैं अपने काम पे फोकस्ड हूँ। ठीक है, एडियां गल्लां सुनाइयां भैन तुसी एक सुपरस्टार नु तुसी एडियां गल्लां सुनाइयां। व्हाट इज दिस माजिद भाई, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? दैट्स हर। हाँ जी, तो ऐसे है। अच्छा जनाब, आज एक पॉडकास्ट हो रही थी जो कि स्मिता प्रकाश जी कर रही थी और उसके अंदर उन्होंने सोनू सूद जी को बुलाया हुआ था। अगर आपको पता ही हो, आपने जो दबंग वगैरह देखी हैं इनकी, तो उसमें छेदी सिंह का बड़ा ज़बरदस्त ये रोल करते थे सलमान खान के साथ। तो उसमें ये स्मिता प्रकाशन से कह रही थी सोनू सूद से कि हमने सुना था कि आपने सल्लू भाई को दबंग जैसी मूवी के लिए नहीं बोल दिया था कि मैं नहीं करूंगा। हैं, इसका विलेनस कैरेक्टर था ना वो छेदी सिंह का, तो आपने सल्लू भाई को ये कैसे बोला? उसने कहा जी देखें, मेरा तो एक क्राइटेरिया है कि ठीक है सल्लू भाई बहुत बड़े स्टार हैं, उनके बहुत सारे सीन्स हैं, लेकिन मैंने उनको कहा जी कि मेरे भी कुछ सीन डालो बीच में, क्योंकि सारा फोकस सल्लू भाई पे नहीं रखो, मैं भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। क्योंकि दबंग के बहुत सारे जो सीन्स थे मैंने भी लिखे थे। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो मैंने कैरेक्टर जो इसमें सल्लू भाई का किया है वो बड़ा ही एरोगेंट एंड अग्रेसिव है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और चूंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वैसे भी सल्लू भाई जो है जरा अपने मूड में रहते हैं, तो मैंने कहा छोड़ो, मैं ये रोल नहीं कर रहा। उसके बाद फिर
मुझे कहा उन्होंने कि आप थोड़ा कुछ इसमें चेंज ला सकते हैं। कहते फिर मैंने थोड़ा सा इसको जो है नरम किया और अपना जो मेरा छेदी सिंह का कैरेक्टर था उसमें थोड़ा मैं कॉमेडी वगैरह लाया, तो फिर मैंने कहा कि हाँ अब ये मैं फिल्म कर सकता हूँ। पायन तुसी सल्लू भाई नो, that's a good decision for her. हाँ, क्योंकि अगर आपने सल्लू भाई को ना किया होता तो आपकी तो तकिया गोल हो गया होता बॉलीवुड से, जैसे वो बेचारे उसका वो विवेक ओबरॉय का हो गया था। और कितने सो मेनी अदर्स एज वेल। तो अरिजीत सिंह देखें कितना ज़बरदस्त सिंगर है माजिद भाई, अगर वो सॉरी ना बोलता सल्लू भाई को तो उसका भी बिस्तरा गोल था। Exactly. हाँ, तो सल्लू भाई से पंगा नको लेने का। नको। अच्छा जी, अच्छा जनाब, ये आपको एक फिल्म आई है नई, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिसके के अंदर देखी जा रही है बड़ी ज़बरदस्त स्टार इसके अंदर रानी मुखर्जी, जो कि एक हेल्पलेस मदर का रोल कर रही है। ये जो है ये डिक्टेटोरियल है उसकी आशिमा चिबर की, और बड़ी ही इमोशनली चार्ज मूवी है। वो ये है कि नॉर्वे के अंदर ये सीधी सादी माँ गई है और इससे उसके बच्चे छीन लिए गए हैं, तो उसका जो पेन है वो इसके अंदर दिखाया गया है। दिस फिल्म इज़ आउट टुडे। ये मूवी जो है ट्रू स्टोरी के ऊपर सागरिका चक्रवर्ती के ऊपर बनी हुई है, और उसने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी द जर्नी ऑफ मदर, जिसके के अंदर उसने नॉर्वेजियन चाइल्ड केयर सिस्टम के बारे में 2011 लिखा था कि वो कितना ज़्यादा जो है वो बच्चों को आपसे ले जाते हैं। अगर आप एक ऊंचा चीख तक लें और आपका नेबर अगर शिकायत लगा दे तो कुछ, तो कितनी उसने स्ट्रगल की, फाइट की अपने बच्चों को वापस लेने के लिए। और उसी चीज़ को हम भी रो रहे हैं कनाडा में, ये जो हुए थे रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो उस पर तो। लेकिन आज जब ये फिल्म आई है तो इसके रिव्यू में कहा जा रहा है कि ठीक है ये इमोशनली चार्ज तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अनबैलेंसेस हैं, इतनी अच्छी तरीके से बनाई नहीं गई, इसमें बहुत ज़्यादा जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर फ्लॉ है, और बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्वेजियन चाइल्ड केयर सिस्टम में हैं उनको ओवरलुक भी किया गया है। तो लोग इसको देख के रोएंगे तो सही, इमोशनली शायद उसके साथ जो है अटैच भी फिल्म को करे। मतलब जाहिर है हो सकता है कि उन्होंने वन साइडेड स्टोरी दी हो है ना, नॉर्वे की साइड की स्टोरी ना दी हो कि क्या रीजंस थे कि वो, तो उसके लिए तो मतलब रिव्यूज़ मिले जुले ही हैं। कुछ जो है वो तो बड़े कहते हैं रोए हम, और कुछ कहते हैं जी कि ये बड़ी चीज़ें फ्लॉज हैं इसके अंदर जो है वो है। और जनाब आपका माजिद भाई टोरंटो मेपल लीव्स जो हैं उन्होंने तो कमाल ही किया, उन्होंने तो जी अमेरिकन नेशनल एंथम गाया है। और टोरंटो वालों को क्या हुआ कि मुंबई जो है ना, हाँ जी हाँ जी आप बताएं। ये जो आमिर जरा वो तस्वीर दिखाना प्लीज। नैटली जो है वो ये देखें, ये देखें, हमेशा वो गाना गाती है। ये मतलब गाना क्या, नेशनल एंथम पढ़ती है। तो अमेरिकन टीम है तो अमेरिका का पहले नेशनल एंथम, फिर कनाडा का नेशनल एंथम। तो नैटली हैरिस जो है, नैटली मॉरिस जो है उसने एज यूजुअल तराना शुरू किया स्कॉटिया बैंक एरिना में। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद एक माइक बंद हो गया, फिर दूसरा माइक बंद हो गया, तो ऑल ऑफ अ सडन वॉइस तो कहीं आ नहीं रही थी, बट शी वाज स्टिल स्क्रीमिंग एंड सिंगिंग। तो उसको हेल्प करने के लिए पूरा का पूरा 16,000 जो फैंस बैठे थे वहां पर, उन तमाम ने गाना शुरू किया एंड शी वाज वेरी हेल्प। हाँ, और उसके बाद जी फिर हम आपको बता देते हैं कि माइक्स जो हैं वो वापस आ गए जस्ट इन टाइम फॉर ओ कनाडा। हाँ फॉर ओ कनाडा, तो वो आया तो फिर उसने जो है फिर ओ कनाडा गाया। लेकिन फैंस जो हैं और सोशल मीडिया ने बड़ा इनको चीयर किया। उन्होंने कहा कि हमें तो बड़ी हैरत हुई है कि आपको अमेरिका का भी नेशनल एंथम आता है। तो बड़ी इसके अंदर तारीफ की गई है कनाडा की। चलो जी फॉर अ चेंज। ग्रीन बे पैकर्स हैं जी, 39 इयर्स के हैं, और ये अब लोगों को बड़ा इन्होंने वो उसमें वो इसके जो क्वार्टरबैक है, स्पेशली क्वार्टरबैक जो है ना एरन रॉजर्स, उन्होंने हाँ उसने बड़ा जी वो उसमें डामाडोल लोगों का रखा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये NY जेट्स ज्वाइन, न्यूयॉर्क जेट्स यानी कि ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। और 4 टाइम लीग MVP हैं ये, और इनकी मुलाकातें जो हैं जेट्स के ओनर वुडी जॉनसन से हुई हैं। अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है, तो इनसे पूछा गया है, इनसे ना एक ब्रैंडन मार्शल जो हैं उसमें उनके वो जो है उनका आई एम एथलीट में ये बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने डिसीजन बनाया कि आप न्यूयॉर्क जेट्स को करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, प्लीज स्टे ट्यून्ड, यू विल फाइंड आउट। तो बड़े लोगों को एज पे इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इट वोंट टेक लॉन्ग। अच्छा, अब ये जो उन्होंने वर्ड कहा ना इट वोंट टेक लॉन्ग, तो उसका वजह ये है कि अब ये NFL के जो नए रूल्स आए हैं ना उसके अंदर कहा गया है कि ये जो आपकी मैक्सिमम बेनिफिट्स और सैलरी और वो सारा कुछ हो सकती है $224.8 मिलियन से एक्सीड नहीं कर सकती। तो इसलिए इसने कहा कि चूंकि ये चीजें फाइनलाइज करनी है तो ये लंबी नहीं चल सकती। हो सकता है ये इनका कहना ये है एरन रॉजर्स का कि ही वांट्स टू बी द हाईएस्ट पेड क्वार्टरबैक प्लस
आई वांटेड गारंटीड मनी। जी तो क्योंकि वहाँ पर जो है NFL में जो है वो गारंटीड मनी नहीं होती कि मैंने आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और 2 साल बाद मुझे आप पसंद नहीं आया तो मैं कहता हूँ कि ओके मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ, है ना, तो आखिरी साल का आपको नहीं मिलता। मगर कुछ ऐसे बस वेरी गिने चुने लोग ऐसे हैं NFL में जिनके पास गारंटीड मनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये इस चीज़ पे अकड़ा हुआ है कि मैंने गारंटीड लेना है। एंड क्योंकि शुरू से फोरकास्ट किया जा रहा था कि ये he is going to go to New York Jets. तो बस ये and most probably he will go to New York Jets. जी, तो बस अब ये अब पता चलेगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है जी। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट PCB। नजम सेठी साहब ने आज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कहा है कि जो नेशनल कोचिंग स्टाफ अपकमिंग जो T20 सीरीज़ अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली है उसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं और उन्होंने आज कहा है कि इसके लिए हम उमर गुल, मोहम्मद और यूसुफ जो है उनको हम इसके अंदर रखेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये जो उमर गुल हैं वो बॉलिंग कोच के लिए सिलेक्ट हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ जो हैं बैटिंग कोच रहेंगे, डोमेस्टिक कोच अब्दुल रहमान जो हैं वो लीड करेंगे कोचिंग स्टाफ को एज हेड कोच, ए मजीद जो हैं वो फील्डिंग कोच हैं, ड्रिकस साइमन जो हैं ट्रेनर हैं, क्लिफ डीकन जो हैं वो फिजियो हैं, तलहा इजाज एनालिस्ट हैं, मंसूर राना मैनेजर और एहसान नागी जो हैं वो मीडिया को देखेंगे। तो आज जनाब ये सारी रिपोर्टें आई हैं। रिपोर्टें और रैप्टें भी आई हैं ना। नहीं, रैप्टरों ने क्या किया, क्या तीर मारा बताएं जरा। आज है उनका गेम ना 7:30 बजे। हाँ तो क्या तीर मार लेंगे माजिद भाई, देखेंगे हो सकता है। हाँ, उनके पास तीर रहे नहीं है मारने के लिए। डेनवर से उनका मुकाबला है आज। we'll see. हो सकता है डेनवर इज नंबर 1 यानी आप सोचें कि आपकी जो टोरंटो रैप्टरें हैं इतनी कोई गंदी टीम है कि आई एम नॉट इवन कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। आप ना ही करें तो बेहतर है। मैं बताना नहीं चाह रहा था आपको। हाँ, नहीं मैंने कहा बताया रैप्टरों के बारे में। हाँ, क्या उन्होंने आज रैप्टे मारने हैं, किसको मारने हैं? आज डेनवर को है, डेनवर के साथ उनका मैच है आज 7:30 बजे। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कल हम आपको बताएंगे कि वैसे माजिद भाई मुझे बताएं, आप इतने कोई अमीर बंदे हैं, जरा दिल बड़ा करें, हमें भी कोई गेम दिखाने के लिए डेनवर लेके जाएं। हम भी कोई अच्छा चलो ठीक है फॉर यू ओनली, क्योंकि आप हमारे पे इतना खर्चा करके हमें डेनवर लेके जाएंगे तो हम रैप्टरों के लिए चीयर ही कर लेंगे वहाँ पे। That's a good idea. हाँ, और वहाँ पे खड़े होके हम खरबें करेंगे। ज़ेरे गौर है। अच्छा, वहाँ पे खड़े होके हम बताएंगे कि देखिए जी हम डेनवर में हम इतने अमीर हो गए हैं 770 वाले, अब हम शहरों में जाके आपके लिए खरबें लेकर आ रहे हैं। ज़ेरे गौर है। अच्छा, ये ज़ेरे गौर ही रहेगा। और अब देखते हैं ना, आप भी जो है ना फिलहाल हाँ आप भी जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान गवर्नमेंट बनते जा रहे हैं, किसी मुद्दे पे गौर करके मिनट नहीं लगाते उसको भूलने में। That's a good one, I like it. पाकिस्तान गवर्नमेंट। साहब 6